आइए पढ़ने की कुशलता पर कुछ और बातें करें। इस पुस्तक के पाठों में आए अधिकांश शब्दों से आप परिचित होंगे। बहुत सारे शब्द तो आपने दिन प्रतिदिन के जीवन में भी आसपास सुने होंगे। आपने अन्य विषयों की बहुत सी पुस्तकें तथा इससे पहले भी हिंदी की पुस्तकें पढ़ी होंगी। फिर भी पाठ में कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो हमारे लिए अपरिचित होते हैं, किंतु प्रसंग के अनुसार उनके अर्थ का अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब क्या बातचीत चल रही है, क्या प्रसंग चल रहा है, उसके अनुसार हम उस शब्द को, अर्थ को जान लेते हैं। लेखक क्या कहना चाहता है ये भी जान लेते हैं। जब ऐसे शब्द विभिन्न संदर्भों में बार बार आते हैं तो हम उनका अर्थ निश्चित रूप से जान जाते हैं। और फिर भी यदि कोई अस्पष्टता रह जाए तो ऐसे शब्दों के अर्थ शब्दकोश में देख करके पहले ही अपने अनुमान को पक्का कर लेना चाहिए। मतलब कि हम जो अनुमान लगा रहे हैं कि इस शब्द का अमुक अर्थ होना चाहिए, वो हमें शब्दकोश देख करके पूरी तरह से जान लेना चाहिए। पाठ्य सामग्री में तीसरे प्रकार के वे शब्द होते हैं जो बिल्कुल ही अपरिचित होते हैं और संदर्भ के आधार पर भी उनका अर्थ समझना बहुत कठिन हो जाता है। इसे उदाहरण देखते हैं। कारगिल युद्ध की विभीषिका वर्णनातीत है। इस घटना की विश्वव्यापी स्तर पर निंदा हुई। ये हमने वाक्य पढ़ा। उपर्युक्त तीन शब्दों में से दूसरे और तीसरे शब्द का प्रसंग के अनुसार अर्थ जानना संभव हो जाएगा, किंतु पहले शब्द के लिए शब्दकोश देखना आवश्यक हो जाएगा। शब्दों के अर्थ जानने के संबंध में एक बात और आपको याद रखनी है कि शब्द से अधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद या लेख में कही जा रही बात का मुख्य भाव क्या है। लेखक के भाव, विचार, संदेश आदि समझना ही वास्तविक रूप से पढ़ना है बच्चों। भाव, विचार आदि शब्दों द्वारा ही प्रकट होते हैं, अतः अधिक से अधिक शब्दों को उनके सही अर्थों सहित जानना, पढ़ना कौशल पर अधिकार पाने के लिए बहुत आवश्यक है। मतलब कुछ शब्द तो हम प्रसंग के अनुसार जान लेते हैं, पर कुछ शब्द ऐसे थे जो प्रसंग के अनुसार भी हम नहीं जान पाते, तो हम उन्हें भाव और विचारों के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। अब आप जान चुके हैं कि पढ़कर समझने की पहली शर्त है गति पूर्वक पढ़ना। मतलब आपको सारे जो शब्द हैं वो दिख गए हैं, वाक्य दिख गए हैं, अब उनमें गति लेकर आना है। जब तक समुचित गति से नहीं पढ़ा जाएगा तब तक तथ्यों, विचारों, भावों आदि के आपसी संबंधों को अच्छी तरह से समझने में कठिनाई होगी। अतः सबसे पहले गति से पढ़ने का अभ्यास कीजिए। गति पूर्वक पढ़ने के लिए शब्दों को अलग अलग देखना आवश्यक नहीं है बच्चों। हम एक ही नजर में पूरा वाक्य अथवा वाक्यांश पढ़ लेते हैं। पठन की गति को पढ़ाने का अभ्यास करने का एक तरीका है कि पठन सामग्री की दाहिनी और पृष्ठ पर सबसे ऊपर अंगुली रखकर धीरे धीरे आगे की ओर उंगली बढ़ाते चलिए। अंगुली के फिसलने की गति से ही पंक्तियों को पढ़ने का प्रयत्न कीजिए, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण करके समझाया। अभ्यास करने पर आपकी पठन गति अवश्य बढ़ेगी और इसके लिए आप घड़ी रखकर समय देखिए कि 1 मिनट में आप कितने शब्द पढ़ पाते हैं। आप पाएंगे कि कुछ दिन के अभ्यास के बाद ही आप कम समय में अधिक शब्द पढ़ लेते हैं और निरंतर अभ्यास करते रहने पर आपके पढ़ने की गति में सुधार आ जाता है। एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि यदि सामग्री में नए अथवा कठिन शब्द आए तो उनका प्रसंगानुकूल अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। मतलब जो प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार उसका अर्थ जानने की कोशिश करें और उन्हें अपने पठन में बाधक न बनने दें। मतलब आपका पठन न रोकें उन शब्दों के कारण। किंतु यदि ऐसे शब्द संख्या में बहुत अधिक हैं और उनके अर्थ बोध में बाधा पड़ रही है उनसे, तो पूरा पाठ किसी अलग कागज पर लिखते चलिए। पूरा पाठ पढ़ लेने के बाद शब्दों को शब्दकोश में देखिए और उन प्रत्येक के सामने उसका अर्थ लिख लीजिए। अब आप पाठ दोबारा पढ़ते जाइए, जब तक पढ़िए जब तक कि अर्थ स्पष्ट ना हो जाए। शब्दों के अर्थ जान लेने के पश्चात अनुच्छेद में प्रकट विचारों और तथ्यों को समझना अधिक कठिन नहीं होगा। किसी अनुच्छेद को पढ़ते समय आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए। मतलब जो कठिन शब्द हैं वो आपने पहले कागज पर लिख लिए, अब उनको शब्दकोश में से देख लीजिए और दोबारा से पाठ को पढ़िए तो आपको वो अर्थ सहित पूरे वाक्य का जो भाव है वो भी समझ में आ जाएगा। तो ये क्या चीजें हैं? अनुच्छेद में कौन कौन से तथ्य दिए गए हैं, अनुच्छेद में कौन कौन से विचार आए हैं, इनमें से कौन कौन से तथ्य तथा विचार मुख्य हैं, इस अनुच्छेद में कही गई बातें कहां तक सही हैं। मतलब तथ्यों को समझना तब कठिन नहीं होगा जब आप ये सारी बातें जान लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जब तक आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे समझिए कि अनुच्छेद का आपने अर्थबोध नहीं किया, अर्थात आपका पढ़ना न पढ़ने के समान रहा जब तक आपने वो सारे प्रश्न नहीं समझे हैं। पढ़ी हुई सामग्री को पूरी तरह से समझने के लिए जरूरी है कि जो बात कही गई है उसका मनन करें, अर्थात उस पर मन ही मन सोच विचार करें। कोई घटना क्यों घटी, अमुक पात्र का स्वभाव कैसा था, लेखक का संदेश क्या था, उसने वह संदेश कितनी अच्छी तरह से दिया है, जो बात कही गई है वह कहाँ तक सही है, इत्यादि।
इस प्रकार सोचने विचारने से पढ़ी समझी बात आपके ज्ञान और अनुभव का अंग बन जाएगी। तब आपको कुछ और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों, आपको जो अपठित गद्यांश और गद्यांश दिए जाते हैं ना, वो इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप उन्हें अच्छे से समझ करके उनके मूल भाव को, विचार को, संदेश को समझ सकें। पढ़ी समझी बातें जीवन में आपके काम आएंगी और सामग्री को पढ़ने समझने में सहायता प्रदान भी करेंगी। हाँ, एक बात और, यह जानने की भी कोशिश कीजिए कि सही उत्तर वही क्यों है। मतलब जो सही उत्तर निकल कर आ रहा है वो सही क्यों है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तथ्य तो होता ही होगा ना। यदि ये सब कुछ आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे तो आप सच्चे अर्थों में पढ़ना जान जाएंगे। पर एक बात याद रखिए कि किसी भी एक अनुच्छेद, लेख या कहानी को पढ़ समझ लेने पर यह नहीं मान लेना चाहिए कि आप पढ़ने में पूर्णतया कुशल हो गए हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि पठन सामग्री भिन्न भिन्न विषयों और स्तरों की होती है। अतः अपनी आवश्यकता और रुचि की सामग्री को पढ़ने और समझने के लिए आवश्यक है कि आप विभिन्न प्रकार की सामग्री को पढ़कर समझने का अभ्यास करें। पढ़ने में गति भी अभ्यास से ही आती है और अर्थबोध का विकास भी विभिन्न प्रकार की सामग्री को बार बार पढ़ने से होता है। मतलब जो अर्थ हम जान पाते हैं वो बार बार पढ़ते हैं, तभी उसका अर्थ हमें समझ में आता है। आइए एक उदाहरण कविता का भी देख लें। कविता का पठन और अर्थबोध गद्य सामग्री के पठन और अर्थबोध से बिल्कुल भिन्न होता है बच्चों। गद्य सामग्री का जो पठन है वो द्रुत गति से और मन में रहकर या मौन रहकर करना होता है, जबकि कविता का जो वाचन है उसमें उचित विराम, लय, ताल, सस्वर पाठ करने की आवश्यकता होती है। जब तक एक सस्वर और उचित लय के साथ हम कविता को नहीं पढ़ेंगे, उसे पढ़ने का आनंद भी नहीं आएगा और न ही उसका अर्थ भी हमें समझ में आएगा। और दूसरी बात यह कि गद्य की भांति कविता में सूचनाओं और ज्ञान का भंडार नहीं होता और न ही हम उसका वाचन ज्ञान ग्रहण करने के लिए करते हैं, जबकि उसका उद्देश्य क्या होता है, मनोरंजन भी होता है। गद्य की भांति हम कविता के 10-15 पृष्ठ एक साथ नहीं पढ़ते। कविता तो भावों से परिपूर्ण होती है, उसमें प्रवाह होता है, संगति होती है और कई बार शब्दों के दोहरे अर्थ भी होते हैं बच्चों। कविता जो शब्द कह रहे हैं उसके अलावा उसके अर्थ में छुपा हुआ जो गूढ़ अर्थ होता है ना, वो भी हमें समझना होता है। अतः कविता धीरे धीरे लय पूर्वक सस्वर पढ़नी चाहिए। स्वस्वर मतलब अच्छे से मिलकर के भी पढ़ सकते हैं हम उसे, जिससे आप कवि के भावों को स्वयं अनुभव कर सकें और उसके संदेश को समझ सकें। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता आपने कभी पढ़ी है? और अगर नहीं पढ़ी तो जरा इसे सस्वर और लय पूर्वक पढ़ के देखिए। सस्वर मतलब आवाज के साथ पढ़िए। एक बूंद कविता है बच्चों, पढ़ के देखते हैं। जो निकलकर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जीवे लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी, दैव मेरे भाग्य में है क्या बता, मैं बनूंगी या मिलूंगी धूल में, गिर पड़ूंगी चू अंगारे पर किसी, या गिरूंगी मैं कमल के फूल में। बह गई उस काल कुछ ऐसी हवा, बह गई उस काल कुछ ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा गिरी मोती बनी। लोग यूं ही झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु अक्सर छोड़ना घर का उन्हें बूंद सा कुछ और ही देता है कर। इस कविता में बच्चों आपको किसी शब्द का अर्थ समझने में कोई कठिनाई हुई? नहीं ना? किंतु जो शब्द एक कुछ नया था आपके लिए। जो का अर्थ है जैसा, किंतु शब्दकोश देखे बिना ही आप लोग बच्चों इस प्रसंग के माध्यम से समझ गए होंगे, संदर्भ के माध्यम से समझ गए होंगे कि कवि क्या कहना चाह रहा है। अब आप समझकर पढ़ने का आसान तरीका जान गए हैं। आप गद्य और कविता को अधिक से अधिक पढ़ने का अभ्यास कीजिए। इसके लिए इस पुस्तक में दिए गए पाठों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपकी सहायता के लिए प्रत्येक पाठ में आए कठिन शब्द और उनके अर्थ साथ में ही दिए गए हैं और हर सामग्री पर विस्तार से चर्चा भी की गई है। इसके अतिरिक्त पाठ के विभिन्न अंशों पर प्रश्न भी पूछे गए हैं, जिनका उत्तर देने पर आप जान पाएंगे कि आपने पाठ को पढ़कर कितना समझा है। इस सामग्री का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको पढ़ने समझने का अभ्यास करना आवश्यक है। उसके लिए निम्नलिखित कार्य कीजिए। सामग्री को द्रुत गति से मौन रहकर समझकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। द्रुत गति से मतलब तीव्र गति से, लेकिन मन में, और समझकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। कविताओं को सस्वर पढ़िए, उनकी लय तथा झनकार का आनंद उठाइए और भाव ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। ये कविताओं के लिए है बच्चों।
ठीक है। कठिन शब्दों के अर्थ शब्दकोश की सहायता से जानने की कोशिश कीजिए। मूल पाठ को बार बार पढ़िए और उसमें समाहित घटनाओं, विचारों आदि को नोट कर लीजिए। ऐसे शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए जो पाठ के केंद्र बिंदु से जुड़े हों। पाठगत प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पाठगत मतलब जो पाठ के बीच में प्रश्न आए हैं उनके उत्तर दीजिए। इन उत्तरों को दिए गए उत्तरों से मिलाइए। यदि गलत हैं तो पुनः अंश को पढ़िए। सवालों के जवाब ठीक ठाक देने का प्रयास कीजिए। पाठांत प्रश्नों के उत्तर लिखकर देखिए जिससे आपको लिखने का अभ्यास हो सके और आप परीक्षा में भी तीव्र गति से लिखकर प्रश्नों के उत्तर दे सके। ये बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक में जो सामग्री दी गई है उसका हल यहाँ पर वो बता रहे हैं कि किस प्रकार आप प्रश्नों का सही हल दे सकते हैं। जब तक आप ढंग से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक लिख भी नहीं पाएंगे। 7वां बिंदु है, जब तक आप सारे प्रश्नों के उत्तर पूरी तरह समझ में ना आ जाएं, उपर्युक्त सभी कार्य को बार बार कीजिए। ऐसा करने पर आपको प्रश्नों के उत्तर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी सामग्री आपकी समझ, ज्ञान और आपके अनुभव का अंग बन जाएगी। इस पाठ्य सामग्री के अतिरिक्त आपके अभ्यास के लिए पाठांत प्रश्नों के रूप में कुछ अपठित सामग्री भी दे रहे हैं। यह सामग्री अर्थबोध का अभ्यास कराने में आपकी मदद करेगी। मतलब आपने कितना सीखा। हमें पूरा विश्वास है कि इन दोनों प्रकार की सामग्रियों की सहायता से आप पढ़ने की कुशलता का समुचित विकास कर पाएंगे। आइए आपको ऐसी सामग्री पढ़ने के तरीके बताते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ी। अपठित मतलब जो रहता है, जो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, यानी अपठित है। यह गद्य अर्थात निबंध, कहानी, लेख, समाचार, कविता कुछ भी हो सकता है। जब आप किसी भी नई सामग्री को पढ़ना शुरू करते हैं तो उससे पहले उस पर एक नजर ऊपर से नीचे तक डालें। आपको देखते ही कुछ मोटी मोटी चीजें जो है वो समझ में आ जाएगी। मतलब एक नजर में जब हम उस पूरे पैराग्राफ को देख लेंगे तो उसमें मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य भाव क्या है, ये सब हमें समझ में आ जाएगा। जैसे पठन सामग्री का शीर्षक क्या है, किसके बारे में है, मुख्य बिंदु क्या है, कोई चित्र या आंकड़ा उसमें दिया गया है, तालिका उसमें दी गई है, उसे ध्यान से देखें। उपशीर्षक पर भी ध्यान दें। कुछ बातें उसमें उभार कर यानी मोटे अक्षरों में लिखी जाती हैं या टेढ़े मेढ़े अक्षर छपकर शब्द या वाक्य में होती हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए। अब आप पूरे लेख को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ने का प्रयास कीजिए। आपने ध्यान दिया होगा कि इस बार आप पूरे अनुच्छेद को अधिक तेजी से पढ़ पाए हैं और बातें कुछ जानी पहचानी सी लग रही हैं। आपको ऐसी ही और स्थिति ध्यान में भी आ रही है। ऐसे में आप अखबार या पुस्तक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जितना अधिक से अधिक पढ़ेंगे उतनी ही तेजी से पठन में आप अपनी गति बना पाएंगे। इसके लिए पुस्तकालय जाकर अपनी पसंद की पुस्तकें चुनिए और अधिक से अधिक पढ़ने का अभ्यास कीजिए। और एक बात, यदि पढ़ते समय कोई अपरिचित शब्द आता है, कोई अनजान शब्द आता है, तो सर्वप्रथम संदर्भ से ही अर्थ को समझने का प्रयास करें। यह आप इसी पाठ में पढ़ भी चुके हैं पहले। और यदि ना समझ में आए तो आप उस शब्द का संरचनात्मक विश्लेषण करने का प्रयास कीजिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके सामने एक शब्द आया है दिग्विजय। इस शब्द का यदि आप विश्लेषण करना चाहेंगे तो आपको पढ़ने से पहले विजय शब्द साफ समझ में आ रहा होगा, परंतु आगे दिग लग जाने से ये अनजाना सा लग रहा होगा, है ना बच्चों। यह दिग शब्द वास्तव में दिक् है, जिसका अर्थ है दिशा, और दिक् शब्द विजय से पूर्व लगने और संधि के नियम के कारण ये दिग बन गया और पूरा शब्द बना दिग्विजय। इस प्रकार अपरिचित शब्दों के मूल शब्द को पहचानने का प्रयास कीजिए। उस शब्द के आगे और पीछे लगे उपसर्ग प्रत्यय को पहचानिए। साथ ही इनके लगने से बनने शब्द में आए बदलाव को पहचानने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों, पढ़ने का अभ्यास हो जाने पर हम क्या करते हैं? एक एक अक्षर अलग अलग पढ़ते हैं, कई अक्षर एक साथ पढ़ते हैं, कई शब्द धारा प्रवाह के साथ पढ़ते हैं, या कई वाक्यांश एक साथ पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों? कई शब्द प्रवाह के साथ पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। असली पढ़ना कहलाता है सामग्री में दिए गए शब्दों को समझना, अक्षरों को पहचानना, वाक्यांशों को पढ़ना, दिए गए विचार को समझना। मतलब हमने शब्दों को समझना सीख लिया, अक्षरों को पहचानना भी सीख लिया, वाक्यांश पढ़ने भी आ गए, पर असली पढ़ना वो होता है बच्चों जब हम उस पूरे वाक्य में दिए गए विचार को समझ लें। अगला प्रश्न है बच्चों, पढ़ने के कौशल के इन चरणों को सही क्रम में लगाइए। देखें बच्चों, पहला है शब्दों के अर्थ जानना, कही गई बात पर विचार कर केंद्रीय भाव ग्रहण करना, अक्षरों तथा उससे बने शब्दों को पहचानना, पाठ्य सामग्री को तीव्र गति से मन ही मन पढ़ना, पढ़ने के साथ साथ उसका अर्थ भी समझते चले जाना। तो सबसे पहला तो आएगा बच्चों ये अक्षरों तथा उनसे बने शब्दों को पहचानना। ठीक है, अब शब्द पहचान लिए हमने, शब्द पहचान लिए तो हम उन शब्दों का अर्थ भी जानना चाहिए। तो दूसरा आ गया शब्दों का अर्थ जानना। अब है पाठ्य सामग्री को तीव्र गति से मन ही मन में पढ़ना।
तीसरे नंबर पे आ जाएगा ये वाला। अब जब तीव्र गति से पढ़ना आ गया तो पढ़ने के साथ साथ उसका अर्थ भी समझते जाना, चौथे नंबर पर ये आ जाएगा। अब जब अर्थ समझ में आ गया तो कही गई बात पर विचार कर केंद्रीय भाव को ग्रहण करना। इस तरीके से ये 5 चरण हो गए जो हमें समझने हैं। तो बच्चों, आज के पाठ में हमने विचार किया कि केवल अक्षरों को जानना, उन्हें देखकर पहचान लेना या शब्द बनाना, शब्द निर्माण करना या फिर वाक्य का निर्माण कर लेना ही काफी नहीं है, बल्कि उन वाक्यों को द्रुत गति से पढ़ना, उनमें आए विचार को समझना, उनके अर्थ को समझना, मूल भाव, केंद्रीय भाव को समझना, उसका निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण करना, ये सब है पढ़ना। इसे वास्तव में पढ़ना कहते हैं।